हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर क्लास 11th का ये एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय में हम लोग आज 5वां लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं। और इस क्रम में आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन की, और जो कि बहुत ही दमदार इंट्रोडक्शन है। वैसे तो चैप्टर ही पूरा दमदार है, नया भी है आप लोगों के लिए, तो इसलिए जानना भी बहुत अच्छे से जरूरी है। तो चलिए, इस इंट्रोडक्शन में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। हमें सबसे पहले पढ़ना है नंबर 1 जो टॉपिक है उसको पढ़ना है उपसमुच्चय। ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने समुच्चय के बारे में भरपूर मात्रा में जानकारी ली है कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को लेकर के काफी सारी बातें पहली 4 वीडियो में हो चुकी हैं। सेट क्या है, ठीक है, सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, और कैसे इसकी नोटेशन होती है, कैसे इसको लिखा जाता है, वो सब छोटी छोटी बातें मैं करके यहाँ पहुंचा हूं। तो इस संबंध में आपको जो वीडियो लेक्चर नंबर आपके पास में जो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो मेरे भाई उसको देख करके जरूर बैठे, तभी इंट्रोडक्शन इसका समझ में आपको आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो उपसमुच्चय को लेकर के है। और उपसमुच्चय क्या होता है, अंग्रेजी में इसको सबसेट कहते हैं, और बहुत ही दमदार टॉपिक है। सबसेट्स या सबसेट ही कह लो, एक ही सेट के बारे में बात कर लेते हैं आपके पास में। ठीक है। तो सबसेट क्या है, उपसमुच्चय क्या है। सबसेट्स बहुत सारे सेट्स हैं, तो एस लगा लो, कोई बात नहीं। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसको गणितीय तरीके से समझेंगे, और व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए इस टॉपिक को बहुत मजे से समझेंगे। ठीक है। तो क्या है सबसेट, एक एग्जांपल पे विचार करते हैं पहले। सपोज कर लो कि x जो है एक समुच्चय है, x एक समुच्चय है, और इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल, जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय। ये क्या है, स्कूल के ठीक है नहीं, आपके पास में सभी स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों का ये समुच्चय है, ठीक है। स्कूल है ना आपके पास में, स्कूल के। एक दूसरा समुच्चय में लिखता हूं y है, और y एक ऐसा समुच्चय है, मैं कह रहा कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय है, कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय है। अरे छात्र, यहां भी छात्र लिख लो, है ना, बच्चों की जगह छात्र लिख दो, बच्चे तो बहुत छोटे हो जाएंगे ना फिर, अब तो तुम बड़े हो रहे हो, है ना। तो यहां पे लिख लो सभी छात्रों का समुच्चय है। छात्राओं का भी लिख सकते थे, चलो छात्रों का लिख लो, छात्राएं बुरा मान जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो छात्रों से अब समझना है बस, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। तो कक्षा 11 के छात्रों का हमने ये समुच्चय लिया। तो इनमें क्या रिलेशन आप देख रहे हो, दो समुच्चय है मेरे पास, एक मेरे पास x है और एक y है। इन दोनों में आप क्या रिलेशन देख रहे हैं। इनमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो x है ना वो बड़ा सेट है, वो पूरे स्कूल के बच्चों का समुच्चय है, और y जो है वो क्लास 11 के बच्चों का सेट है। तो अगर ये देखा जाए कि y जो है वो x में से तो आएगा, पूरे स्कूल के अंदर आपके ये स्कूल के सारी क्लासेस हैं, तो क्लास 11 भी तो इसके अंदर से ही आएगी कहीं ना कहीं से। ये पूरे बच्चों का सेट है पूरा, ये y x है, ये पूरा पूरा x है, और ये आपकी क्या है, क्लास 11 के बच्चे जो है ये y है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो y है ना वो x में से आ रहा है। बस इसी को कहते हैं, हम ये कह देंगे फिर कि जो y है y x का उपसमुच्चय है, बच्चा है, सीधी बात यह है, अभी समझ में आएगा, उपसमुच्चय है। आप देख भी पा रहे होंगे ना, क्योंकि 11 के जो बच्चे हैं वो तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। ये बड़ा सेट है, ये बड़ा समुच्चय है, और ये छोटा समुच्चय है। समुच्चय y के सारे अवयव या समुच्चय y के जितने भी छात्र हैं वो x में तो होंगे ही होंगे। क्लियर है। क्लास 11 के बच्चे, ये पूरा स्कूल x है, तो उसमें तो होंगे ही होंगे, ऐसा कोई बाहर से थोड़ा ही आ जाएगा। तो अगर ऐसा केस बनता है तो हम लोग कहते हैं कि जो सेट है छोटे वाला, ठीक है ना, आपके पास में, जिसका प्रत्येक अवयव ऊपर वाले समुच्चय में उपस्थित है,
तो हम कहते हैं कि ये जो है y वो x का उपसमुच्चय है। और गणितीय भाषा में इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि y सबसेट है x का। ये इस तरीके से c नहीं बनाएंगे, c की थोड़ी टांगे खींच देंगे इस तरीके से करके आपके पास में। तो ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये बेटा ये आपका उपसमुच्चय का सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो x का उपसमुच्चय है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक एग्जांपल और बात करते हैं, एक एग्जांपल और बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि सपोज कर लो कि ए कोई सेट है और ए सेट है 1 2 3 है ना आपके पास में 3 एलिमेंट वाला, और बी जो है एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5 तक ले लो। इन दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हो? इन दोनों में रिलेशन देख रहे हो, ये बड़ा सेट है बी नीचे वाला, और जो ए है, ए का प्रत्येक अवयव बी में से आया है। चेक कर लो, एक भी है, दो भी है, तीन भी है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा समुच्चय ए है वो बी के अंदर भी है। तो इस केस में हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ए है ना, वो बी का उप समुच्चय है। ये कहा जा सकता है, ठीक है ना आपके पास में समुच्चय, सबसेट कह सकते हैं अंग्रेजी में, समुच्चय है। या संकेतात्मक रूप से अगर सिंबल के हिसाब से लिखेंगे तो जो ए है वो सबसेट होगा, ये जो चिन्ह है ध्यान रखना, बी का सबसेट होगा बी का। तो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा। देसी भाषा में कहें, देसी भाषा में कहें, ये बच्चा है, ये बाप है, ए बच्चा है बी का। क्योंकि जो गुण बाप में होते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको अगर मैं गुण कह लूं, समझ में आ रही बात? जो गुण बाप में होते हैं उनमें से ही तो गुण बच्चे में जाते हैं। तो हम ये कह देंगे ए बच्चा है बी का। थोड़ा याद रखने के लिए है, ऐसा कहीं किताब में मैं मतलब कभी एग्जाम वगैरह में ऐसा कुछ लिख के आ जाओ तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसको चलते हैं उपसमुच्चय को थोड़ा सा गणितीय डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। गणितीय डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लिखते हैं और जो हमने अभी बातें की हैं उसी के आधार पे यहां पे लिखते हैं कि मैं लिखता हूं कि यदि समुच्चय है मेरे पास में, समुच्चय, ठीक है, समुच्चय ए का, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब हर एक को छूटना नहीं चाहिए। देखो प्रत्येक था, ऐसा नहीं होगा कि वो ए में है बी में नहीं होगा, वो 100% जितने भी इसके अवयव हैं वो बी में जरूर होने चाहिए। तो इसलिए शब्द लगाया प्रत्येक, एवरी, है ना, एवरी। यदि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, अवयव समुच्चय, ठीक है नहीं, समुच्चय बी में भी हो, ठीक है, बी में भी हो, तो हम क्या कहते हैं? तो ए बी का उप समुच्चय यानी कि सबसेट, मैंने लिख दिया ऊपर ही, समुच्चय, ठीक है बेटा, कहलाता है, ठीक है नहीं, कहलाता है। एक बार जरा मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं अपने कैमरे में, अकेला ये आदमी चेक आज रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो कहलाता है, ओके। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको अतः हम ये लिख सकते हैं संकेतात्मक रूप से। संकेत कैसे देंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है ना। इसकी एक मैथमेटिकल एक थोड़ा सा लिखने का तरीका और हो सकता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। इसको चाहे तो नोट बना के लिख लो, या फिर ये एक जरूरी बात है जिसको हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। क्योंकि हर बार जब दो समुच्चय हम लोग लेते हैं और उसको एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय का जब उप समुच्चय दिखाते हैं, तो इतनी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके लिए गणित के अंदर एक छोटी सी बात हम लोग याद रखते हैं, वो ये है कि अगर ए का प्रत्येक, अगर हम लोग कहें कि ए जो समुच्चय है इसका प्रत्येक अवयव, इसका मतलब ये ए लिखा है मैंने स्मॉल ए, यानी कि ए जो है वो किसमें है, ये मैं बता चुका हूं, कैपिटल ए, इस समुच्चय में अवयव ए है। अगर कोई अवयव, ठीक है ना, आपके पास में ये कोई अवयव नहीं है, पहली बात सुन लें, अगर ए का ये प्रत्येक अवयव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए जो है, जैसे मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, लेकिन समझ लेना, ए के में कितने अवयव थे? 3 अवयव थे, 1 2 3।
तो ये ए जो है उन सबका को प्रदर्शित कर रहा है कि अगर हमारे पास में ए का प्रत्येक अवयव, एक चिन्ह लगाते हैं ये वाला, बराबर लगा के उस पर एरो बना देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं इंप्लाइज। क्या कहते हैं? इंप्लाइज। ठीक है, इंप्लाइज। और हिंदी में इसको कहते हैं तात्पर्य है। तात्पर्य है, तात्पर्य का मतलब ऐसा है आपके पास में। अगर ए का प्रत्येक अवयव हम ये कहें कि वो बी में भी चला जाए, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो, मतलब कोई भी एलिमेंट में ए के लेके चलूं और उसका ऐसा हो जाए कि वो बी में भी हो जाए। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? ठीक है, तब ये कहा जा सकता है, तब ये कहा जा सकता है कि जो ए है वो सबसेट होगा बी का। तो ये नोटेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, शायद आपको अभी थोड़ी सी अटपटी लगे क्योंकि ऐसी चीजें आपने आदत नहीं है ऐसी चीजों को समझने की, सुनने की, क्योंकि बड़ा ही अप्लाइड मैथ पढ़ा है 9th और 10th के अंदर। लेकिन समय दो और मैं इसको पूरे को क्लियर करूंगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये जब बार बार आपके सामने मैं लिखूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना मान के चलो कि एक भाषा के रूप में उपसमुच्चय की डेफिनेशन इस तरीके से दी जा सकती है। और अगर एक लाइन में बात कही जाए कि अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो, तब उसको हम कहते हैं कि ए जो है उपसमुच्चय है बी का। इतनी बात को भी ध्यान रखें, इसको याद रखें, इसको रिमेंबर रखें, ज्यादा टेंशन लाने। ठीक है, इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में अगर ऐसा कभी हो जाए, अगर ऐसा कभी हो जाए, ये तो हो गया, इतना ही रखो अभी। इसके बाद अभी बात ज्यादा घुमाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगला जो टॉपिक बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना, आपके पास में। हाँ देखिए, अगर हम लोग, यदि हम लोग ऐसा कहते हैं कि यदि हम लोग ऐसा कह लें, क्या कह लें कि अगर हम इसका उल्टा ले लें कि अगर ए अवयव लेके चलते हैं, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो, है ना, आपके सॉरी बी का प्रत्येक अवयव ए के अंदर भी हो, इस प्रॉपर्टी को मैं उल्टा कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? तब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का। मतलब अगर ऐसा हो जाए भाई, ए का प्रत्येक अवयव ए में है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, मतलब क्या रहा? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तब समझाएगा। सपोज कर लो ए हमारे पास में है 1 2 3, ठीक है ना, और बी हमारे पास में है 1 2 3, ये भी सेम है, या 2 3 1 कर लो, 2 3 1 कर लो, क्रम बदल लो, थोड़ा सा अलग दिखा दो, लेकिन है तो दोनों एक जैसे ही। अब आप देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, इसका मतलब ये कंडीशन है कि ए जो है सबसेट है बी का। देख लो, चेक कर लो, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, कंफर्म हो गया। और मेरे भाई अगर उल्टा देखें, उल्टा देखें, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, 2 यहां भी है, 2 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है, तो बी भी सबसेट है ए का। मतलब लड़ाई होगी ना, ए कह रहा मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बी कह रहा नहीं भाई मैं तुम्हारा बच्चा हूं। लड़ाई वाली कंसेप्ट पे तो सुलह होने वाली बात है। ए कह रहा मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बी कह रहा मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तो ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? एक ही कंडीशन कहो, उनको लड़ाई उनकी खत्म करो, कहो कि भैया ऐसा है, तुम फिर दिस इंप्लाइज, इसका तात्पर्य ये हुआ, दिस इंप्लाइज मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए बराबर बी होगा। समझ में आ रही बात? तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख करके एक नोट बना के लिख सकते हैं। क्या नोट नंबर 1 ये था, नोट नंबर दूसरा भी ये बना के लिख सकते हैं कि यदि ए सबसेट हो जाए बी का तथा बी सबसेट हो जाए ए का, मतलब एक दूसरे के सबसेट हो जा रहे हैं दोनों, है ना, इसको ए सी बी मत पढ़ना, बी सी ए ना पढ़ना, इसको ये सबसेट का चिन्ह है। सी से थोड़ी सी टांगे बढ़ानी हो तो सी ऐसा बनता है, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो दिस इंप्लाइज, इसका तात्पर्य ये रहेगा कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। और एक बात और सुन लो, अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसका उल्टा भी तो सत्य हो सकता है। अगर दोनों समुच्चय बराबर हैं फिर वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, तो ये दोनों तरफ से इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बैक, दोनों तरफ से ही सत्य है ये बात।
अगर ऐसा चिन्ह है तो इसका मतलब है ये बात इधर से इधर की तरफ सत्य है, इधर से इधर की तरफ ये सत्य बात है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई बात ऐसी भी होती है कि जो दोनों तरफ से सत्य है, उधर से भी सत्य हो सकती है, तो फिर हम लोग इस चिन्ह को परिवर्तित करके ऐसा कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से इधर भी सत्य है, इधर से इधर भी सत्य है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय ए का, तो ए बराबर बी होगा, या अगर ए बराबर बी है तो ए उप समुच्चय होगा बी का और बी उप समुच्चय होगा ए का। तो ये आप इस नोट को भी ध्यान रखें, इस चीज को भी ध्यान रखें, इन चीजों को सबको नोट करते चलें, क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल में आएंगे ये सब चीजें, ठीक है। ओके, अब एक थोड़ा सा मैं आपको उपसमुच्चय लिखने का तरीका और थोड़ी सी बातें आपको बता दूं हल्की सी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि खेल कैसा है, ठीक है, खेल कैसा है। अभी सारी हवा में बात हुई है तो थोड़ी सी बात जमीनी स्तर पे कर लें। मैं कह रहा हूं जैसे कि हमारे पास में ए कोई समुच्चय है, सपोज कर लो वो 1 2 एंड 3 है, ठीक है। तो इसके मैं उपसमुच्चय बताता हूं कैसे निकाले जाते हैं, उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं इसके उपसमुच्चय। ये बाप है, इसके बच्चों की जानकारी लेनी है, कितने इसके बच्चे होंगे और कौन कौन होंगे, ठीक है। सबसे पहली और जरूरी बात, इसका जो उपसमुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, आपके पास में, जिसको हम ऐसा लिखते हैं दीवारें दीवारें, और जिसका सिंबल हम फाई कहते हैं, ठीक है ना, आपके पास में, वो दुनिया में सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। उपसमुच्चयों का समुच्चय नहीं, समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। मतलब अगर आप कोई भी समुच्चय लेके चलोगे, कोई भी सेट लेके चलोगे, बात समझ रहे हो, और कहोगे इसके उपसमुच्चय लिखिए, तो सबसे पहला उपसमुच्चय फाई ही आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। मतलब समुच्चय सिद्धांत की दुनिया के अंदर कोई भी समुच्चय बे औलाद नहीं है, सबके यहां कम से भी कम फाई तो है ही है, और पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे कि सबसे पहला हमारा फाई हो गया, रिक्त समुच्चय फाई होता है। दूसरा होगा हमारे पास में जैसे कि एक हो गया, एक एलिमेंट वाला, फिर एक ही हो जाएगा 2, एक ही हो जाएगा 3, है ना, ये आपके पास में हो गए। एक उपसमुच्चय ये हो गया, एक उपसमुच्चय ये हो गया, ये किसके उपसमुच्चय हैं, एक के उपसमुच्चय हैं। एक ये हो गया, एक ये, देख सकते हो आप खुद ही कि एक, क्या ये जो ये समुच्चय है ना हमारा, ये समुच्चय है, क्या ये ए का उपसमुच्चय है? बिल्कुल, क्योंकि एक इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल जा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे जैसे कि 1 2, ठीक है, 1 2, है ना, और आपके पास में आ गया 1 3 आ गया, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास में 2 3, ठीक है मेरे भाई, और एक आ जाएगा आपके पास में 1 2 एंड 3, ये समुच्चय अपने आप में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस समुच्चय एक के 8 उपसमुच्चय होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे, बात समझ रहे हो। और उपसमुच्चय देखने में आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, जैसे मैं चाहता हूं कि इसको पता करना, क्या 2,3 जो हमारे पास में ये है, क्या ये उपसमुच्चय है किसका, इस ए का। तो क्या कंडीशन थी कि इस ए को पूरा लिख लो यहां, ठीक है मेरे भाई। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसके अंदर होना चाहिए, 2 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है मेरे भाई। और किसी को भी देखोगे आप, सारे इसके उपसमुच्चय हैं। एक ध्यान रखनी है बात, छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि अगर कभी देखना हो कि किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, जैसे हम भविष्यवाणी करते हैं कि हमें अगर लिखना ना आता, कोई पूछता है इसके कितने उपसमुच्चय हैं, तो कैसा पता करेंगे, जैसे हम ज्योतिषी बन जाते हैं कि हाथ देख के बता दें कि तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तो ऐसे ही हम किसी समुच्चय को पकड़ने के बाद ये देख सकते हैं कि कितने उसके उपसमुच्चय होंगे, है ना। तो कैसे देखिएगा, अभी इस पूरा समअप करेंगे, टेंशन ना लो, अभी थोड़ा सा होच पोच हो रहा होगा, लेकिन आराम से टेंशन फ्री होकर बात करेंगे। तो मेरे भाई इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है, तो यहां पे थोड़ा सही लिखने करके इसको लिखेंगे, ए के सभी
उपसमुच्चय, उप समुच्चय। ठीक है, ये जो है ये नीचे की तरफ हमने लिखे हैं, ये सारे ए के सभी उपसमुच्चय हैं। उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है, उपसमुच्चयों की संख्या यानी कि बच्चों की संख्या, कितने होंगे बच्चे, उपसमुच्चयों की जो संख्या है वो कैसे पता चलेगी, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। ठीक है, ये 2 की पावर n क्या है अभी क्लियर करके चलता हूं, 2 की पावर n क्या है वो क्लियर करके चलता हूं। किसी भी सेट के अंदर जितने अवयव होंगे, जैसे इसके अंदर 1 2 3 अवयव थे, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n की वैल्यू ले लेंगे 3, जितने अवयव हैं। n क्या है, n क्या है, n जो है n अवयवों की संख्या है, अवयवों की, ठीक है बेटा, क्या है, संख्या है। तो जैसे इसी की बात कर लें कि तो a के उपसमुच्चयों की संख्या, a के उपसमुच्चयों की संख्या में अगर पता करनी पड़ जाए, समुच्चयों की संख्या अगर हमें देखनी पड़ जाए मेरे बेटा, तो वो होगी 2 की पावर, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 है तो 3, और इसका मतलब 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, तो इसके 8 उपसमुच्चय होंगे, 8 से न कम होंगे ना ज्यादा होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी ज्यादा प्रयास नहीं करना, कभी उपसमुच्चय लिख लिख के देखो, अभी जितनी भी चीजें बता रहा हूं उसको रिकॉर्ड करते चलो, समझते चलो, नोट्स में लिखते चलो। जब एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, प्रश्नावली के अंदर जाएंगे, सारी बातें सिमट करके आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और आप देख रहे होंगे, जिस भी देखो, जिस भी समुच्चय के अंदर, ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये तो मैंने खत्म कर दिया, थोड़ी सी अलग चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये उपसमुच्चय कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त है, उपसमुच्चय क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये लगभग कवर हो गया। एक स्पेशल टाइप का समुच्चय होता है जिसको कहते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है ना, एकल समुच्चय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगलटन, ठीक है ना, सिंगलटन, है ना, ऐसे तो लिखते हैं सिंगलटन आपके पास में, हाँ सिंगलन, ठीक है ना, सिंगलटन नहीं सिंगलन, सिंगलन ही तो है ये, सिंगलटन। पता करना जरूरी है ना भाई, सारी चीजें बताते चलते हैं। हाँ, सिंगुलर या सिंगल, सिंगलन, ठीक है, आपके पास में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 मिनट लगती है जरा स्पेलिंग्स, क्योंकि आप लोगों को जरूरी है सब चीज़ें पता हो, ठीक है, सब चीज़ें आपको अच्छे से पता हो, तो स्पेलिंग्स में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सबसेट में सिंगलटन, हाँ सिंगलटन, ठीक है, आपके पास में, हाँ सिंगलन यही है आपके पास, सिंगलन सेट, ठीक है, सिंगलन सेट। तो एकल समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, वह समुच्चय, वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, एक अवयव होता है, ठीक है, एक अवयव होता है। तो जैसे इसमें ये एक, ये 3 जो हैं एकल समुच्चय हैं, है ना। उदाहरण की तरीके से अगर बात करें, उदाहरण जैसे हमारे पास में ये 1 हो गया, या फिर कोई ऐसा आ जाएगा हमारे पास में a आ गया खाली, या हमारे पास में आ जाए कोई x आ जाए कोई एलिमेंट इस तरीके से। तो ये सब जो है जिनके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा, वो सारे के सारे आपके पास में बेटा एकल समुच्चय के उदाहरण होंगे, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ 1-2 नोट और याद रखना है, 1-2 नोट और याद रखना है, तो उस इतना तो ये एक्स्ट्रा था, एक नोट और बना लेते हैं, उधर से उठा लेते हैं, क्योंकि हमने एक चीज अभी लिखी है कि जब भी किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखते हैं तो फाई तो आता ही आता है, तो हम लिखते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, आपके पास में सभी समुच्चयों का, समुच्चयों का, ठीक है, समुच्चयों का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट, है ना, समुच्चय, ठीक है, होता है, मतलब ये सभी का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। नोट, एक और नोट लिख लो साथ साथ, वो क्या है, आप देख पा रहे हैं जो लास्ट वाला सेट जो बन रहा है वो बिल्कुल ए जैसा ही है ना, है ना। तो ये भी ध्यान रखें, प्रत्येक समुच्चय
प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, किसका, स्वयं का उप समुच्चय, ठीक है, आपके पास में होता है। ओके, तो ये भी नोट हमने थोड़ा सा ध्यान रख लिया। ये 2-3 नोट थे जिनको आपको याद रखना जरूरी, जिनका क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कायदे से करेंगे। और अभी एक मिनट जरा देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो उपसमुच्चय आपको क्लियर हुआ है। अच्छा चलो, अब इसको पूरे को रफ करते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं उपसमुच्चय को लेकर के जिनकी जान पहचान आपसे बहुत अच्छी है ना, जिनकी जान पहचान आपसे बहुत अच्छी है। ठीक, तो अभी जो बातें हुई हैं उनको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं मानता हूं आपके माइंड में रहा होगा, और हो भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी 11th में नए नए ताजे ताजे आए हो, है ना, आपके पास में। ओके, तो चलिए देखिए, अब अगर मैं एक बात करूं, जो एक सेट लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा Z। Z किन संख्याओं का उपसमुच्चय होता है मैं बता के पहले ही आया हूं आपको। ये जो है पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। और अगर Z को लिखा जाए कायदे से रोस्टर फॉर्म में लिखे, तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका ये, बिल्कुल मिडिल में 0, इधर 1 2 3 एंड 4, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 3 डॉट बना करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, मतलब इधर की तरफ भी चल ही रहा है। फिर इधर भी आपके पास -1 -2 -3 एंड -4, 3 डॉट बना करके इधर छोड़ देंगे, तो यानी कि इधर भी ये चल ही रहा है। तो अगर हम लोग बात करें ये Z एक पूर्णांकों का समुच्चय है, और आपको पता है जो n होता है, n जो होता है वो n होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का प्रकार, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है बेटा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और जो n की वैल्यू होती है बेसिकली वो होती क्या है, 1 2 3 4 रोस्टर फॉर्म में 5, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा, 3 बिंदु लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो अगर आप देखो इन दोनों समुच्चयों में आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा, उपसमुच्चय वाला रिलेशन समझ में आ रहा, क्योंकि ये ऊपर बड़ा है, ये नीचे छोटा है, ये बाप है तो ये पुत्र है। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी पूर्णांकों में आती हैं जो इधर की तरफ होती हैं, इधर की तरफ का हिस्सा जो है ये सब जो है ये n होता है ना, यानी कि n का प्रत्येक अवयव वो Z में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो उपसमुच्चय है Z का। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक तो होती है, कन्फर्म होती है, 100% होती है। तो इसी कारण से हम ये कहते हैं कि जो n है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है मेरे भाई, वो हमेशा ही पूर्णांकों का उपसमुच्चय होता है। अच्छा, इसको कुछ लोग क्या करते हैं, एक यूज करते हैं Z प्लस का मतलब होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। और मेरे भाई धन पूर्णांकों का समुच्चय होता क्या है यार, धन पूर्णांकों का समुच्चय मतलब जो पॉजिटिव है, 0 को ना तो धन लेते ना ऋण लेते, क्योंकि तो 0 पूर्णांक होता, 0 तो अलग है। तो धन पूर्णांक में आता कौन सा है, 1 2 3 4 5, ऐसे 3 बिंदु बना करके और बंद कर दो। और पहचानो इसको कौन है, ये तो प्राकृतिक, ये Z प्लस जो है ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो n ही है ना आपके पास में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो Z प्लस है धन पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो उपसमुच्चय होता है आपके पास में किसका, Z का। तो ये सब चीजें हैं आपकी समझ में आने वाली बातें। और एक चीज और आपको बताते चलें साथ साथ व्यवहारिक एग्जाम्पल से जोड़ते हुए, कि वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी हैं क्लास 9th में भी, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, संख्याओं का जो समुच्चय है ना आपके पास में, उसको हम कैपिटल R कहते हैं। R को समुच्चय निर्माण या रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता,
ठीक है ना, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना इसको संभव नहीं है, समुच्चय निर्माण में तो मैं लिख दूंगा। तो R जो है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आप देख पाते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर तो जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या, अच्छा पहले मैं बता दूं, वैसे के लिए जो R होता है वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या है ना आपके पास, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनती है। अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनती है। और ध्यान रखना कि ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं, ये सिंपल ऐसे नहीं कि वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। इसको ऐसा ना, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, ऐसा लिखो कि जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, आपके पास में वास्तविक संख्या का ये एक थैला है। इसमें दो चीजें होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, है ना आपके पास में संख्याएं, और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ रही बात? अभी क्लियर करेंगे इसको और भी अच्छे से। इसके सेट को हम क्यू कहते हैं, इसको सेट को हम टी कहते हैं, और इसके सेट को हम आर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्यू होता है परिमेय संख्या, वो हमेशा उप समुच्चय होगी वास्तविक संख्याओं का, आर का उप समुच्चय होगी। इसी तरीके से जो टी होगा वो भी उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्या होगा। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, अभी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है, मैं आपकी मनोस्थिति समझता हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो लेकिन सब समझ में आएगा, बहुत कायदे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर होने के बाद अब बढ़ते हैं। एक चीज है उप समुच्चयों के प्रकार, कितने प्रकार के उप समुच्चय होते हैं, ठीक है ना आपके पास में। देखो अभी एक एग्जांपल लिखा था मैंने, एक एग्जांपल लिखा था कि उप समुच्चय, अब एग्जांपल से पहले बात करते हैं। एक उप समुच्चय जो हम लोग पढ़ा है हमने, उप समुच्चय सबसेट जो पढ़ा है, सबसेट्स जो पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इसको समझ लें। एक होता है उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कह देंगे प्रॉपर, ठीक है, सबसेट, सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। एक होता है अनुचित, जो कि जिक्र नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता दूंगा, अनुचित, ठीक है ना आपके पास में उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है आपके पास में। ये क्या होता है, अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके सामने, तो यहीं पे वो एग्जांपल दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। एग्जांपल दिया था कि अगर ए हमारे पास में है 1 2 एंड 3, है ना, और इसके उप समुच्चय अगर मैं लिखूं तो ए के अगर मैं उप समुच्चय लिखता हूं, उप समुच्चय, ठीक है, तो मेरे भाई वो लिखे जाएंगे जैसे कि सबसे पहला आएगा 5, फिर आएगा 1 एकल समुच्चय आएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 4 तो है ही नहीं, दो दो एलिमेंट ले लो, है ना आपके पास में 1 2 हो गया, और 1 3 हो गया, और फिर आगे 2 3 हो गया, और एक और बचता है हमारा 1 2 और 3। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने बताए थे। अब इनमें आप देख रहे हैं कि एक समुच्चय हमारे पास में ऐसा है जो बिल्कुल इसके बराबर है। अगर कभी पहले इस पे बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं कि अगर A जो है हमारे पास में क्या हो, अगर A जो है उप समुच्चय है B का, अगर मैं सपोज कर लूं कि दो मेरे पास समुच्चय हैं, एक A है और एक B है ना, एक A है और एक B है। हम कह रहे हैं कि A उप समुच्चय है B का, और तथा एक बात और है कि A कभी भी B के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने भी एक नोट लिखवाया था। क्या नोट लिखवाया था कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है नहीं। तो अगर A जो है उप समुच्चय है B का और A आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, बाप और बेटा में अंतर है, तब हम कहते हैं तब A B का उचित यानी कि प्रॉपर उचित उप समुच्चय ठीक है कहलाता है। मतलब किस केस में, जब A B के बराबर ना हो,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो, इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो मेरे भाई, इस वाले सेट को छोड़ दो क्योंकि ये सेट ये बिल्कुल अपने बाप के बराबर है। देख लो ए था ना, इसी के तो सारे हमने उपसमुच्चय लिखे ये वाले नीचे की तरफ, तो ये जो ए है ये दोनों बराबर है, इसको छोड़ करके ये सारे के सारे उचित उपसमुच्चय हैं क्योंकि ये कोई भी अपने बाप की बराबरी नहीं कर रहा है, अपने पिता की बराबरी नहीं कर रहा है। 5 तो कर ही नहीं रहा है, 1 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा और ये 6 भी नहीं कर रहा है ना। तो ये ऊपर के जो 7 के साथ हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, इधर वाली कैटेगरी में। लेकिन अगर अगर आपके पास में ए उपसमुच्चय है बी का और तथा ए बराबर हो जाए बी के, तब हम कहते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। बस लेकिन मेन बात यह है कि इसका एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई, उसका इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन मैं साथ के साथ बताता चलता हूं। तो सिर्फ मेन बात ही ध्यान रखनी है। इसमें भी एक बात सुन लो, हमने कहा ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी जो है तथा ध्यान रखना ये भी बात, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरसेट। क्या कहते हैं? सुपरसेट, सुपर 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 सेट आपके पास। बी जो है, क्योंकि बाप को सुपर कहेंगे ना, सुपर कहेंगे ना, बाप तो सुपर ही होता है भाई, तो बी जो है वो ए का सुपर सेट। ये भी ध्यान रखना है, अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय या फिर सुपर सेट कहलाता है। ओके, तो आई थिंक अब सबसेट के संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें करने के बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं, तब हम चलेंगे आगे की तरफ। जैसे एग्जाम्पल नंबर इसके अंदर 9 है, तो मैं इसको रफ करके थोड़ा सा लिख लूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा इन चीज़ों को अच्छे से कायदे से। चलिए, अब बेटा आपकी एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे 2 एग्जाम्पल हैं आपकी इसी एनसीईआरटी से, मतलब समय आ गया है जो अब तक सीखा उसको समाप्त करने का। हमने अभी तक सीखा है आपके सामने कि अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो जाए तब हम ये कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये हमने गणितीय भाषा में लिखा है। अगर देसी भाषा की बात करें कि अगर ए हमारे पास में, सपोज कर लो ए हमारे पास में ये ए और बी और सी है, और जो बी है सपोज कर लो कि वो ए बी सी डी ये जेड तक है, तो हम ये कहते हैं देखो ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी के अंदर है, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो बच्चा है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा, एक चीज और अभी जो हमने बताई थी उसमें थोड़ा सा छूट गया था, जो मैंने आपके सामने अभी बात की थी उसको थोड़ा ध्यान देंगे। एक मैंने पढ़ाया था अभी उचित उपसमुच्चय, ये पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट पढ़ाया था, सबसेट कहा था। देखो हम लोग जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि ए जो है उपसमुच्चय बी का, दिख रहा है आपको, ए उपसमुच्चय बी का, तथा साथ ही साथ ये भी कन्फर्म है कि ए कभी भी बी के बराबर नहीं है। देख लो, ए बी के बराबर है, ए बी के अंदर तमाम ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर नहीं है, केवल 3 ही तो हैं, बाकी डी ई एफ से आगे कोई भी नहीं है, तो मतलब ए बराबर बी नहीं है। ए उपसमुच्चय बी का और ए बराबर नहीं है बी का, तो हम कहते हैं कि ए जो है बी का, अभी बताया था मैंने, उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी, नहीं क्या बताई, नहीं एक बात हम छोड़ दी थी वहां पे। फिर हम इसको लिखते हैं, हमें लिखने का तरीका है, तब हम इसको लिखने का तरीका ये कि ए उपसमुच्चय है बी का, ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो एक लाइन इसके नीचे और छोटी लगा देते हैं, तो जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है। अगर कहीं ऐसा लगा हुआ दिखोगे आप कि 2 समुच्चय x उपसमुच्चय है y का, तो इसका मतलब ये है कि x जो है y का उचित उपसमुच्चय है, इसका मतलब x और y आपस में बराबर नहीं है। तो उचित उपसमुच्चयों के अंदर हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। इस बात के लिए मुझे थोड़ा सा वापस जाना पड़ा। चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में क्या कहा है, सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा है जो 9th एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करो। जैसे हमारे पास एक 5 है, 5 आपको बता दें समुच्चय, ए के अंदर 1 3 है, बी के अंदर 1 5 और 9 है, यही है ना, हाँ ठीक है, 1 5 और 9 है,
और फिर सी के अंदर 1 3 5 9 और 5 1 3 5 7 और 9 है। ओके ठीक है। तो प्रत्येक समुच्चय युग्म में, ये नीचे जो युग्म दिए जोड़े दिए गए हैं, ये सही प्रतीक यानी कि ये जो प्रतीक है ये किसका प्रतीक है? समुच्चय, उप समुच्चय का। किसका? उप समुच्चय। किसका प्रतीक है ये? उप समुच्चय का प्रतीक है। और उसके बाद में उप समुच्चय को ऐसा लिख करके उसने ऐसे काट दिया, ये होता है उप समुच्चय नहीं। उप समुच्चय नहीं का सिंबल है, नहीं है। ठीक है आपके पास में। तो हमें इनके अंदर लगाना है कि कौन सा किसका उप समुच्चय है। सबसे पहले देखो फाई, ये जो फाई है, मैंने अभी एक नोट लिखवाया था कि जो फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी का उप समुच्चय होता है, होता नहीं होता है। तो ये पहले वाले में तो सीधी बात है, सीधी और सच्ची बात है मेरे भाई, ये तो इसको उप समुच्चय हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बात करनी है ए हमारे पास कितना है बेटा? 1,3 और बी जो है हमारे पास वो कितना है बेटा? 1 5 और 9। अब देखो ए बी का उपसमुच्चय है। कंडीशन क्या होती है कि जो जिसका उपसमुच्चय होता है उसके सारे अवयव अधिसमुच्चय में होते हैं, यानी कि जो बड़े वाले सेट है उसमें होते हैं। 1 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ए उपसमुच्चय नहीं है किसका? बी का। इसे काट देंगे। फिर अब सी की बात कर लेते हैं। सी को उसके नीचे लिख लो। सी क्या है मेरे पास में? सी जो सेट है वो थोड़ा बड़ा है, 1 3 5 7 एंड 9। तो अब देखो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? इसका मतलब देखते हैं यही, 1 इसके अंदर है, 1 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ठीक है सी में है, देख लो, चेक कर लो, ए का प्रत्येक अवयव सी में है। अतः हम ये कहेंगे बात कि ए जो है वो सबसेट है सी का, है ना? ए सबसेट है सी का, तो यानी कि यहाँ पे चीन आ जाएगा ये सबसेट वाला। ठीक है, थोड़ा अंतर बनाना, सी को थोड़ा सा ऐसे बनाना, सबसेट वाले चीन को ऐसे बनाना। ठीक है आपके पास में एक और बचता है, नीचे की तरफ आ जाओ। एक और बचता है, और वो क्या है कि बी और सी में रिलेशन देखना। बी को देखो, बी क्या है मेरे पास? पहले बी है 1 5 और 9 है, और बेटा जो सी है वो मेरे पास में है 1 3 5 7 एंड 9 है। चेक करो क्या बी सी का बेटा है? क्या बी के सारे गुण सी के अंदर हैं, या सी के सारे गुण मतलब सी के ही गुण बी के अंदर हैं? 1 इसके अंदर है, 1 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, और 9 इसमें, बिल्कुल सीधी बात है। तो बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है मेरे भाई, ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था। अगर आपने चीजें समझ ली होंगी 10% भी एक्सरसाइज में मजा आएगा करने में। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये कह रहा हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 10, मान लीजिए कि ए हमारा है AEIOU वोवेल्स का सबसेट, वोवेल्स यानी कि स्वरों का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, और बी दिया है ABCD। तो भाई साहब कह रहे हैं कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है फर्स्ट कंडीशन के अंदर। चलो, तो ए के अंदर हमारे अवयव जो हैं वो हैं AEIOU, है ना, और बी के जो अंदर अवयव हैं वो हैं ABCD, है ना। तो आप देखो क्या ए के सारे अवयव बी के अंदर मिल पा रहे हैं क्या? ए इसमें है, इसमें, ई इसमें है, नहीं है, एक ही फॉल्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। कारण बताना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले कारण क्यों कैसे विचार करें ये सब ड्रामा ज्यादा करते हैं। तो अगर नहीं, हमने कहा कि नहीं है, तो यहां लिख भी सकते हो कि ए बी का उप समुच्चय, ठीक है ना, आपके पास में समुच्चय नहीं है। तो मतलब क्या है कि ए जो है वो उप समुच्चय नहीं है बी का। अब कारण अगर हम दें, कारण क्योंकि हम एक बात देख रहे हैं कि जो ई है वो ए का अवयव है, देख लो ई जो है ए का अवयव है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं दिस इंप्लाइज जो हमारे पास में, यहां पे लिख लो तथा करके लिखो, तथा ई जो है ए में तो है, लेकिन ई जो है वो बी में कहीं भी नहीं है, चेक कर लो, नहीं है ना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। बात समझ रहे हो? ई इसमें है, ई इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर इसका उल्टा चेक करा रहा है सेकंड पार्ट के अंदर
कह रहा है कि क्या बी ए का उपसमुच्चय है। तो मेरे भाई बी जो है ए का उपसमुच्चय है, तो बी कहाँ है, बी ये है, तो बी को अगर हम ऊपर रख लें और ए बी सी और डी है ना, और ए हमारा वही है वोवेल्स ए ई आई ओ यू, तो आप देख लो ए इसमें है लेकिन बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो सीधी बात है बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। तो ये लाइन पूरी लिख देना कि बी उपसमुच्चय नहीं है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, इसका उल्टा लिखना है सिर्फ। और कारण में आप क्या देंगे, कारण में आप देंगे कि जो बी है वो बी में तो है तथा बी जो है वो किस में नहीं है, ए में नहीं है, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। ठीक है मेरे भाई, तो ये कहानी है और जो बहुत ही पुरानी है और आपको समझनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और बचता है और इसका थोड़ा सा काम और दमदार काम बाकी है अभी। चलिए अब बेटा आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल और है, 11वां एग्जांपल इस इंट्रोडक्शन के अंदर। और क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि थोड़ा सा सोचने लायक एग्जांपल है, इतना हल्के में नहीं लेके चल सकते। कह रहा है मान लीजिए कि ए और बी तीन समुच्चय हैं, तीन सेट है हमारे पास में, और ये कहा गया है कि ए जो है अवयव है बी का। अब आपके दिमाग में डाउट पैदा हो रहा होगा जो ढंग से पढ़ाई की होगी। अब तक किसी भी समुच्चय के अंदर जो अवयव होते थे वो ऐसे ए बी सी इस तरीके से, आपने कहा था कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रेजेंट करता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो बी है ना उसके अंदर ए बी कहीं अंदर ही आ रहा, मतलब ए को अगर कुछ मान लिया जाए, कोई समुच्चय मान लिया जाए, समुच्चय के अंदर एक समुच्चय इस्तेमाल उपस्थित है, वो वाली स्थिति है, समुच्चय के अंदर इस बी के अंदर ए है। ठीक है, और कह रहा है कि बी जो है किसी तीसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय सी का। तो भाई साहब कह रहे हैं कि क्या यह सत्य है कि ए भी उपसमुच्चय होगा सी का, यदि तो एक उदाहरण दीजिए। बिना उदाहरण के तो हम बता भी नहीं सकते, तो पहले एक उदाहरण ही मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चीजें चलते हैं। कैसे करना है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में, मैं इसको हल कर रहा हूं, समझा के हल करूंगा बहुत आसान तरीके से, कि माना आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना ए को ना मैं कह देता हूं ये कोई छोटा सा एक एकल समुच्चय हमने मान लिया, और बी को हम मान लेते हैं, सपोज कर लो बी को हम मान लेते हैं, क्योंकि बी के अंदर ए भी आएगा तो हम यहाँ पे 1 भी ले लेंगे, ये समुच्चय एक अवयव के तरीके से बी के अंदर रहेगा। और बी को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, बी को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट और डाल लेते हैं, वो ले लेते हैं 2। फिर एक सी एलिमेंट, सी समुच्चय ऐसा बनाना है कि वो बी का अधिसमुच्चय हो, यानी कि बी इसका उपसमुच्चय हो। तो ये वाले अवयव तो इसमें आएंगे ही आएंगे, यानी कि 1 तो आएगा ही आएगा, ये ए तो आएगा, 2 भी आएगा, एक और बढ़ा लो उसमें 3। ठीक है, तो हमें ये चेक करना कि क्या ए जो है वो उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक है, ये चेक करना है। अब नॉर्मली अगर कम ज्ञान रखने वाले लोगों से बात करें तो वो तुरंत कह देगा चेक करो, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव इसके अंदर है। आप देखते ही कह रहे होंगे सर जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि ए उपसमुच्चय है सी का। लेकिन मेरे भाई आप एक बात सुनो, हमने उपसमुच्चय के अंदर क्या बात पढ़ी थी, उपसमुच्चय की कंडीशन क्या थी कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई x उपसमुच्चय है किसी दूसरे सेट y का, तब हम ये कहते हैं कि x का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव y में y का भी ठीक है अवयव होगा या है। अगर ऐसा है तो अगर इस केस में देखा तो ए जो हमारे पास में 1 है उसका अवयव 1 जो है 1, क्या 1 सी में है क्या? मेरे भाई देखो, सी को ध्यान से देखो, आप कहोगे सर जी है नहीं, ये तो समुच्चय के रूप में है। क्या 1 ऐसे होना चाहिए था, कैसा कि सी ऐसा होना चाहिए था कि ये तो चलो ये तो है ही है, और फिर यहाँ कोमा 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, तब बात बनती, क्योंकि 1 एक अवयव के रूप में होना चाहिए था, ना कि एक समुच्चय के रूप में होना चाहिए था। तो यहां पर कंडीशन ये फंसी है कि ए का प्रत्येक अवयव सी के अंदर नहीं है।
वो भले ही ए इसके अंदर बैठा है लेकिन वो समुच्चय के रूप में बैठा है, एक अवयव के रूप में नहीं बैठा है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं, इस कारण इसमें एक चीज लिखी जा सकती है, ठीक है नहीं, चूंकि हमें एक बात पता है, चूंकि 1 जो है वो ए में है तथा 1 जो है वो सी में नहीं है, अतः हम ये कह देंगे, इसीलिए हम कह देंगे कि जो ए है वो उपसमुच्चय नहीं है सी का। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात तो आपको समझनी है कि कोई भी आपके पास में समुच्चय, पूरा समुच्चय किसी भी समुच्चय को उपसमुच्चय नहीं होता। तो एक नोट निकल करके आता है, उस नोट को थोड़ा ध्यान देंगे। नोट क्या है, उस नोट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। वो ये है कि किसी समुच्चय का एक अवयव है ना आपके पास में, किसी, अभी समझाऊंगा, समुच्चय का एक अवयव, ठीक है ना, एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय, ठीक है, आपके पास में नहीं हो सकता, नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो ये है सी, जो है बेसिकली सी, वो ऐसा है A,2,3, देखो ध्यान से, है ना, इसको ए कह दिया मैंने, और हमने कहा है कि ये जो ए है तो अवयव है, तो ए हमने कहा है कि उपसमुच्चय नहीं होता सी का। इसका मतलब कोई भी अवयव किसी भी समुच्चय का, मतलब कोई भी अवयव उस समुच्चय का जिसका वो अवयव है उपसमुच्चय नहीं हो सकता। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ। अगर सपोज कर लो, इसको छोड़ दो, आपके सामने कोई पी एक सेट है 1, 2 एंड 3, और मैं कहूँ कि 1 जो है उपसमुच्चय है पी का, क्या सही है? P1 तो एक अवयव है ना, एक अवयव कभी भी P का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। उपसमुच्चय हमेशा एक उपसमुच्चय ही होता है, मतलब समझ रहे हो, जो हमारे पास में उपसमुच्चय होता है वो हमेशा एक समुच्चय होता है, अवयव नहीं होता। तो इसे काट देंगे। ऐसे 2 भी कभी भी समुच्चय नहीं हो सकता P का। तो मतलब ये नोट ध्यान रखें कि किसी भी समुच्चय का अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो एक्सरसाइज के अंदर खुल के समझ में आएगी। तो इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और काम बाकी है, और मुझे लगता है थोड़ी सी लेंथ वीडियो हो गई, तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे और आगे की तरफ।